गौरी, वॉर के अपग्रेडेशन में एक नए लेवल पे हम पहुंचते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मिनट बोला था कि वो एग्जिट कर जाएंगे वॉर से, पर वॉर से वो एग्जिट करते हुए दिख नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अब वॉर और ज्यादा स्कैलेट हो जा रही है क्योंकि उन्होंने डेडलाइन दी थी उसको ईरान ने बिल्कुल फॉलो नहीं की। ट्रंप ने जो प्रेशर अब किया था कि अब तुम्हारी पावर मिसाइल हो गया, पावर प्लांट्स हो गए, और साथ ही साथ तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक होने वाला है, तुम्हारे पास इतना टाइम है। उस पर भी ईरान बिना डरे उन्होंने अपने खुद के 10 पॉइंटर्स दे दिए कि तुम पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहली चीज कि तुम मुझे एक रिटर्न लिख के दो कि तुम दोबारा मुझ पर कभी अटैक नहीं करोगे। हम अपना न्यूक्लियर पावर या फिर जो यूरेनियम उन लोग ने एनरिच किया उसको हम कहीं नहीं देने वाले। तीसरा, उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है जो आने वाले फ्यूचर पॉइंटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अब अगर रीओपन होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो उस पर उनका कंट्रोल होगा। अपर हम्म। मोस्ट टॉप लेयर पे उनके स्टेक होल्डर्स होंगे क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उनके पास इतने टाइम से इतनी बड़ी पावर थी और उन्होंने कभी उस चीज का इस्तेमाल किया ही नहीं यहाँ पर। राइट, तो डोनाल्ड ट्रम्प ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको ये पॉइंटर्स मानने होते तो ये वॉर क्यों ही होती। तो यहाँ पर वो मानते हुए तो दिख नहीं रहे, पर ये जो मिसाइल अटैक और जो चीजें हो रही है, और ये वॉर किस तरफ जा रही है। और अभी अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं, यहाँ पे लोग वापस से यहाँ पे दिल्ली में जो स्लम एरियाज में रहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग रहते हैं, वो छोड़ के वापस जा रहे हैं अपने गांव देहात के अंदर। एटलीस्ट वहां पे भट्टे पर खाना बन जाएगा क्योंकि यहाँ तो गैस ही नहीं मिल रहा है इस टाइम पर। तो ये सब चीजें किस तरफ जा रही हैं गौरी? शिवी, 2014 का टाइम याद कीजिए, जब बीएम की उज्ज्वला योजना जो थी वो ही एक मेन योजना थी जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत फेवर मिला लोगों से। लेकिन आज की डेट में जब हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज का ये इशू देख रहे हैं, हमें एक चीज समझ आ रही है कि जो इशू है वो काफी बड़ा हो चुका है, सिर्फ यूएस, ईरान और इसराइल से। ऑफ कोर्स मैंने जितने भी एक्सपर्ट से ओवर द वीकेंड बात की है, मुझे एक चीज समझ आई है कि ग्रेट इसराइल को बहुत फायदा होने वाला है इस पूरी वॉर का। यूएस लॉस में जाने वाला है क्योंकि एनीवेज यूएस के इंटरनल क्राइसिस खत्म नहीं हो रहे हैं। और ईरान जो है वो प्रॉपर ट्रोलिंग कर रहा है इस पॉइंट पे यूएस की। पीट हेक्सेट जो वॉर सेक्रेटरी, उनको कह रहा है कि प्ले स्टेशन का गेम नहीं है वॉर जो तुम्हें लग रहा था अभी तक। ट्रंप को ट्रोल कर रहे हैं कि अच्छा, चाबी तो खो गई हमारी, हम नहीं खोल रहे स्टेट ऑफ हॉर्मूज, क्या कर लोगे। ट्रंप ने अपनी डेडलाइन एक्सटेंड की है जो वो टैरिफ्स के साथ कर रहे थे, तो इसको टाको कहा जाता है। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, टाको टैरिफ्स कहे गए एग्जैक्टली। थे। तो ट्रंप कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, और कुछ पता नहीं चलता है उनकी राजनीति का। और ये राजनीति इफेक्टिव नहीं है शिवी, आप इसको एक स्टेट्समैन की राजनीति मत समझिए। ये केओस की राजनीति है और सिर्फ अपना छाप छोड़ने की राजनीति है। लेकिन उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप कोई खासा उनको सक्सेस मिल रहा है। इससे सक्सेसफुल तो शायद वो अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में थे, जितना उन्होंने गुड़ गोबर अपनी लेगेसी का इस सेकंड प्रेसिडेंसी में किया है, स्पेशली ईरान से पंगा लेकर। क्योंकि ईरान के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात थी ही नहीं, ये इसराइल और ईरान की वॉर थी। गाजा वॉर में अगर यूएस घुसने की कोशिश कर रहा है तो ये तो वही बात है कि आप यूक्रेन और रशिया की वॉर में घुस रहे हैं। आप उस वॉर में भी तो एग्जैक्टली। मीडिएशन करा के चीजें खत्म करा रहे थे ना। आपने वाइब्स के बेस पर खमेनी को क्यों मारा, आपने ईरान को डिस्टेबलाइज क्यों किया, अभी भी उनके लीडर्स को क्यों मार रहे हैं, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान आपके लीडर्स को नहीं डैमेज करेगा। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रही है कि ईरान बिल्कुल ही नहीं रुक रहा है। मिडिल हम्म। ईस्ट जो हमें लगा था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन लेगा इस वॉर के अंदर, उन्होंने अपने आप को साइड लाइन कर लिया है। मुझे लग रहा है उनका इतना डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि कतर के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर बहुत बड़ा अटैक हुआ था, गैसेस पर अटैक हो रहा है, यूएई के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट यूएई के अंदर हालत इतनी खराब हो गई कि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, और स्पेसिफिकली वहां पे सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इंडियन और पाकिस्तानी है। तो जो दिक्कतें बढ़ रही हैं वो तो बढ़ ही रही है, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो इश्यूज आए हैं उसमें इंडियंस की भी काफी मौत हुई है, और साथ ही साथ उस इशू को केटर करने के लिए अभी हमारी गवर्नमेंट एज सच कोई स्टेप भी नहीं ले रही है। यहाँ पे ये बात कोई भी नहीं छोड़ सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर से किसी भी प्रकार के लोगों को नहीं लाया गया एज सच। इनफैक्ट ईरान में भी इतने इंडियंस की मौत हुई पर उनको भी एज सच नहीं लाया गया। तो इस वॉर की सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट अब क्या स्टेप लेगी? क्योंकि अभी तक तो हम डिप्लोमेटिक टाइज में चल रहे थे, अभी तक हम बैलेंस क्रिएट कर रहे थे, पर यहाँ पर इंडिया ने यूके के साथ और भी आई थिंक 30-35 कंट्रीज के साथ मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुलना चाहिए इसके खिलाफ एक पहल डाल दी। अब ईरान हमारे साथ अच्छा है पर वो कितने दिन अच्छा रहेगा, राइट? हमारी प्रॉब्लम सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिलेटेड तो है नहीं, और भी इस वॉर की वजह से प्रॉब्लम्स तो आ ही रही है। हम मिडिल ईस्ट से कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे बिल्कुल, राइट? तो आपको क्या लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का नेक्स्ट
प्रिवेंटिव मेजर क्या होना चाहिए ताकि हम वॉर तो नहीं खत्म हो रही पर आगे हम स्थिति हमारी सही रहे? देखिए शिवी, सबसे पहली बात तो ये कि यूएई में जितने भी इंडियंस रहते थे, दुबई को मिनी इंडिया कहा जाता था। लेकिन आज की डेट में इंडियंस वापस आ गए हैं। मेरे खुद के रिलेटिव्स जो दुबई में रहते थे वो इंडिया वापस आ चुके हैं। ऑफ कोर्स जॉब्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हर जॉब वर्क फ्रॉम होम नहीं होती है। जो भी आपकी एंट्री लेवल मिड लेवल पोजिशन है उन पे इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पड़ रहा है। ठीक है, इंडिया में ऑफ कोर्स हमें एलपीजी क्राइसिस फेस करने को मिल रहा है, जिससे घरों के चूल्हों पर बात आ गई है। बैंक्वेट हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, रेट्स, डोसा कब बनेगा, रोटी कब बनेगी, इन सब के ऊपर पूरी बात आ रही है। ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट को, जैसे मैंने हमेशा मेंटेन किया है, कि हाथी की चाल चलनी पड़ेगी। हम ऐसे कदम नहीं ले सकते जो यूएस लेता है, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है लोगों की वो ज्यादा है। लेकिन हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि यूएस के साथ नेगोशिएशन हमारा बैकएंड पे चलता रहे, क्योंकि वॉलेटाइल गवर्नमेंट है तो ज्यादा फ्रंट पर आकर हम उनसे बात नहीं कर सकते। ईरान के साथ हमारा चाबहार पोर्ट है, हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज है, उनको हम खत्म नहीं कर सकते। हमें उस सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना होगा। तो शिवी, पाकिस्तान में भी एक तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि एक प्रोमिनेंट पोजीशन उनकी इस पूरे वॉरफेयर में आ रही है, जहां वो अपने 10 पॉइंटर्स ईरान पाकिस्तान को लिख के भेज रहे हैं, पाकिस्तान उनको यूएस पे रिले कर रहा है। अब इस पोजीशन का फायदा उठाते हुए अगर पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान को, वो एक सेपरेट इशू चल रहा है, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आज की डेट में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की एक डील है, जिसके तहत पाकिस्तान पे कोई भी अग्रेशन होगा तो सऊदी गिनेगा कि मुझ पे अग्रेशन हुआ है। ये बहुत खतरनाक है इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उस एक 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 अग्रेसर की तरह या एक उग्रवादी की तरह एक्ट करेगा और इंडिया को उकसाएगा। जैसे कि दिल्ली के ब्लास्ट में भी आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि इंडिया ने प्रखर रूप से आके ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। हमने जैश का नाम दिया, पर हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट उस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं की जो हमने 2018 या 19 में पहलगाम के बाद की थी। तो आज की डेट में पाकिस्तान को लिमिट में रखना भी हमारे लिए जरूरी है। उसके अलावा इस वॉर को खत्म करके अपनी फ्लो ऑफ एलपीजी को स्टेबलाइज करना जरूरी है। मैंने आपको सिल्वर लाइनिंग बताई थी कि कनाडा के साथ अगर हम अपने पाइपलाइन रिलेशंस ठीक कर लें, अगर हम ऑल्टरनेट सोर्सेज जैसे हम एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं उस पर वापस आ जाए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पॉइंट पे गवर्नमेंट टाइम ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, हाथी की चाल चले, लेकिन चुप ना बैठे, ये बहुत जरूरी है। कान, नाक, आंख सब खुले रखनी पड़ेगी इस गवर्नमेंट को, क्योंकि खतरा किसी भी तरफ से आ सकता है। चाइना भी रिलायंट नहीं है, पाकिस्तान भी रिलायंट नहीं है, अफगानिस्तान को भी चेक पे रखना पड़ेगा, नेपाल में क्या चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा, श्रीलंका में भी देखना पड़ेगा। वो लोग 4 डे वर्क वीक्स में आ गए हैं, स्कूल बसेस, स्कूल ट्रांसपोर्ट पे बात आ रही है। इंडिया में अभी भी शिवी जो मुझे बहुत कंसर्न कर रहा है लास्ट ईयर में से वो ये है, इनफैक्ट 2024 से जो होक्स बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं, ये कब सच्चे हो जाएंगे? वो आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक लड़का रोज कहता था कि भेड़िया आ गया, और जिस दिन भेड़िया आ गया कोई उसकी बात ही नहीं माना, क्योंकि वो रोज ये बात का झूठ बोलता था। तो ये होक्स बॉम्ब थ्रेट किस दिन असली बन जाए हमें नहीं पता। इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स, टर्किश प्लेयर्स, चाइनीज प्लेयर्स, किसी और नेशनैलिटी के प्लेयर्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो इंडिया को चौतरफा खतरा है। इंडिया को जियोपॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है। राइटली सेड गौरी, आपके जितने पॉइंटर्स थे वो उसने हमें काफी हेल्पफुल तरीके से ये बताया कि अब इंडियन गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए। आगे चल के देखते हैं कि इस पूरे वॉर के अंदर क्या होता है, क्योंकि नेतन्याहू रुकने वाले हैं नहीं, अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अमेरिका रुकने का उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। सो देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। आपसे चर्चा बनी रहेगी। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए, उससे बहुत अच्छा लगा हमें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ